दोस्तों, साधु कब शैतान बन जाता है ये हमें पता ही नहीं चलता। आप इतिहास उठा लीजिए, जो राक्षस होते हैं वो ब्राह्मण के रूप में ही आते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। एक महिला जो कि मंदिर में जाती है भगवान के पास प्रार्थना करने, वहाँ पे ही 3 साधु होते हैं और वो उसके साथ गैंग रेप करते हैं और उस महिला की एक छोटी सी गलती उसकी मौत का कारण बन जाती है। और आज की कहानी में हम सिर्फ यही जानेंगे कि वो महिला कौन थी और आखिर वो उस मंदिर तक कैसे पहुंची और वो 3 साधु कौन थे जिन्होंने कि मिलकर इस महिला के साथ गैंग रेप किया है। और आखिर में इस केस का खुलासा भी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये सच्ची घटना है नवी मुंबई की। नवी मुंबई में एक इलाका लगता है एनसीआर पुलिस चौकी का, जहाँ पे कि एक गांव आता है बेलापुर गांव। वहाँ पे एक 30 साल की महिला रहती है जो कि अपने पति के साथ रहती थी, जिसके बेटे की उम्र लगभग 4 साल है। वो अपने पति और बच्चों के साथ अच्छी खासी ज़िंदगी बिता रही होती है, लेकिन उसके जीवन में दोस्तों एक कमी थी। उसके जीवन में कमी ये थी, चाहे उसका पति हो, चाहे उसकी सास हो, चाहे ससुर हो, वो सब उसके साथ उत्पीड़ना करते थे। वो कहते थे कि तू अपने घर से खाली हाथ आई है, सिर्फ परेशानी लेकर आई है, परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं लेकर आई। और उसके साथ में मारपीट भी किया करते थे। वो महिला बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब भी उसके घर में ऐसी लड़ाई झगड़े हुआ करते थे तो वो क्या करती थी, वो अपने घर से निकल के अपने पिता के घर पे पहुंच जाया करती थी। लेकिन अब की बार क्या हुआ, अब की बार 6 जुलाई की शाम को उसके पति से लड़ाई होती है। अब उसकी पति से फिर से लड़ाई होती है तो वो क्या करती है, अपने 4 साल के बच्चे को अपने घर पे ही छोड़ती है और घर से निकल जाती है। लेकिन जो 6 जुलाई को लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के बाद जो महिला अपने घर से तो निकली थी, लेकिन वो अपने पिता के घर पे नहीं पहुंची थी। अब दोस्तों, 6 जुलाई की शाम को वो लड़की अपने पति से लड़के निकली थी घर से, लेकिन 7 जुलाई की सुबह तक वो अपने पिता के घर पे नहीं पहुंच पाई। अब 7 जुलाई की सुबह उस लड़की का पति अपने ससुर के फ़ोन पे फ़ोन करता है कि ऐसे ऐसे बात है, कल आपकी बेटी से मेरी शाम को लड़ाई झगड़ा हो गया था। अब वो घर से निकल गई है। उसने मोबाइल भी स्विच ऑफ किया हुआ है, क्योंकि मैंने 2-3 बार उसके मोबाइल पे फ़ोन करके देखा, मोबाइल स्विच ऑफ है। तो ऐसा है, अपनी बेटी से मेरी बात करा दीजिए। जैसे ही वो बोलता है कि अपनी बेटी से मेरी बात करा दीजिए, तो उसका ससुर बोलता है भाई बेटी तो है ही नहीं यहाँ पे। तो जैसे ही उस लड़की का पति सुनता है बेटी नहीं है, अरे वो तो कल शाम की निकली है आपके घर जाने के लिए, अब तक घर नहीं पहुंची। वो कहता है नहीं, बताओ क्या किया कल तुमने मेरी बेटी के साथ। वो कहता है पापा जी, कल शाम को आपकी बेटी मेरे से लड़के यहाँ से निकली, अब तक घर पे नहीं पहुंची। मैं तो ये सोच रहा था वो घर पहुंच गई होगी। तो वो क्या करता है, उस लड़की का पति तुरंत फ़ोन काटता है और जितने भी रिश्तेदार होते हैं उन सबसे संपर्क करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी पत्नी उससे लड़ झगड़ के आज अपने पिता के घर पे नहीं गई, किसी और के घर पे गई हो। तो सभी रिश्तेदार मना कर देते हैं। आसपास में जो जो उसके संपर्क के लोग थे उन सबसे पूछता है कि कहीं तुमने कल मेरी पत्नी को देखा कि नहीं देखा। वो सब मना कर देते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान कि भाई क्या हुआ। अब इधर दूसरी तरफ जो उसका पत्नी का जो पिता था, यानी कि उस लड़की का ससुर, वो तुरंत एनसीआर पुलिस चौकी पहुंच जाता है शाम को। उसको पता चलता है कि उसकी बेटी कल शाम से घर से निकली हुई है और अब तक वो घर पे पहुंचे नहीं है। तो वो पुलिस स्टेशन में जाके बताता है कि कल शाम को मेरी बेटी के साथ मेरे दामाद की लड़ाई झगड़ा हुआ है और लड़ाई झगड़े के बाद में मेरी बेटी घर से निकली है, उसके बाद वो कहाँ है हमें पता ही नहीं। सर, आप मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी कुछ गलत कर बैठे। दरअसल दोस्तों होता क्या है, आप आजकल न्यूज़ में आए दिन देखते होंगे, जैसे कि कोई लड़की अपने पति के यहाँ से निकल जाती है लड़ झगड़ के, तो बहुत सारी लड़की के पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं। सभी लड़कियों के पास 2 ही ऑप्शन है। पहला, या तो अपने पिता के घर पे जाएं, दूसरा कहाँ जाएंगे, पति के घर पे जाएं। पति के घर पे जाना नहीं है तो बहुत सी लड़की क्या करती हैं, गुस्से में आके आत्महत्या कर लेती हैं। तो उसका पिता कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी ने भी कोई गलत कदम उठा लिया हो, आप उससे पहले मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। और पिता कहता है कि मैंने अपने जितने भी रिश्तेदार थे उन सभी से संपर्क कर लिया है, लेकिन किसी के भी घर पे मेरी बेटी नहीं है। अब 7 जुलाई ख़त्म हो जाती है, सुबह आ जाती है 8 जुलाई की, लेकिन अभी तक उसकी बेटी का किसी को कोई भी पता नहीं है। और पुलिस हर जगह पे ढूंढना चालू कर देती है। उसके नंबर को सर्विलांस पे डालती है, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा होता है। अब क्या होता है दोस्तों, अब दोस्तों 9 जुलाई की सुबह आती है। मुंबई में एक जगह लगती है ठाणे के पास दीघाबड़ी एक इलाका है।
और वहाँ पे सील देगर करके एक थाना है, उसका एक पहाड़ी एरिया है जहाँ पे कि पहाड़ी बहुत ज़्यादा ऊंची है। अब होता क्या है दोस्तों, उसी पहाड़ी एरिया में कुछ लोग अपनी बकरी चरा रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो लोग होते हैं बकरी चराने वाले, वो अपनी बकरियों को ढूंढने जाते हैं तो नीचे उतर जाते हैं। तभी वहाँ पे क्या होता है, उन लोगों को एक महिला की लाश नज़र आती है। जैसे ही उन लोगों को महिला की लाश नज़र आती है, इन लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और तुरंत जो शीश देगर जो थाना था वहाँ पे ये लोग खबर देते हैं कि ऐसे ऐसे करके वहाँ पे एक लड़की की यानी कि एक महिला की लाश पड़ी हुई है। अब दोस्तों जैसे ही थाने में ये खबर पहुँचती है तो तुरंत पुलिस मौका वारदात पर पहुँच जाती है। तो वो देखते हैं कि ये लड़की की लाश लगभग 2-4 दिन से पड़ी हुई है और इसे पहाड़ी पे से नीचे फेंका गया है या फिर ये ऊपर से इसका पैर फिसल गया है तो इसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। दरअसल होता क्या है, उस लड़की के शरीर पर, पूरी बॉडी पर जख्मों के निशान थे, जैसे कि कोई ऊपर से गिरता है तो आते हैं। तभी पुलिस वाले क्या करते हैं, उस बॉडी को जब्त करते हैं और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और तुरंत उस लड़की का फ़ोटो जो है वो हर थाने और चौकी में सर्कुलेट कर देते हैं, ताकि अगर कोई लड़की या महिला कहीं से गायब हुई हो तो उसके बारे में हमें पता चल जाए और उस लाश को उसके घर वालों तक पहुंचा दें। तभी उस लड़की का फ़ोटो जो है वो NCR पुलिस चौकी पे पहुंचता है। अब जैसे ही वो लोग देखते हैं, अरे ये फ़ोटो तो उस लड़की से मिल रही है फ़ोटो, तो वो लोग क्या करते हैं, तुरंत दूसरे थाने वालों से, जो पहाड़ी एरिया का थाना था, उन लोगों से संपर्क करते हैं और उसका फ़ोटो मिलवाते हैं कि ये लाश कैसे कैसे मिली है और कितने दिन से पड़ी होगी लाश। तो पूरी जानकारी लेते हैं, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन हो जाता है। अब क्या होता है, जो लाश का फ़ोटो है उस लड़की के बाप के लिए भेजा जाता है। तो जैसे ही उस लड़की का बाप उस लाश का फ़ोटो देखता है तो वो दहाड़े मार मार के वहीं पे रोने लगता है, क्योंकि वो कंफर्म कर देता है कि ये उसी की ही बेटी है जो कि 6 जुलाई को गायब हुई थी। अब पुलिस क्या करती है कि इस बात को कंफर्म करती है कि क्या ये लड़की नवी मुंबई की है या नहीं है, क्या ये इस लड़की का बाप है या नहीं है। तो पुलिस क्या है, वो सारी चीज़ों को कंफर्म करती है। और दूसरी तरफ क्या होता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कंफर्म क्या हुआ था। कंफर्म ये हुआ था कि ये लड़की नवी मुंबई की ही रहने वाली है। 6 जुलाई की शाम को इसके पति के साथ लड़ाई हुई थी, उसके बाद ये घर से निकल गई थी। अब आ जाते हैं पोस्टमार्टम पे। पोस्टमार्टम में साफ साफ नज़र आ रहा था कि इस लड़की की जो हत्या है वो गला दबाकर हुई है और हत्या से पहले इसके साथ गैंगरेप हुआ है, उसके बाद इसका गला दबाया गया है, उसके बाद इसको पहाड़ी से नीचे फेंक दिया गया है, जिसकी वजह से इसके शरीर पे ज़ख्मों के निशान हैं। अब क्या होता है, सील्प देगर जो पुलिस थाना था और जो NCR पुलिस चौकी थी, इन दोनों की पुलिस एक साथ मिल जाती है और ये दोनों इस लड़की के हत्यारों को ढूंढने में लग जाते हैं। अब जो वहाँ के जो SSP साहब होते हैं वो क्या करते हैं, वो आदेश देते हैं अपने दोनों थाना चौकियों की पुलिस वालों को कि जितना भी पहाड़ी का इलाका है इस टोटल को छान मारो कि यहाँ पे आखिर ये लड़की कैसे आई, इसकी हत्या करने वाला कौन है। एक एक जगह को छान मारो और मुझे 2 दिन के अंदर अंदर इसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए। तभी क्या होता है, पुलिस क्या करती है, पूरे जंगली इलाके को छान मारती है, पूरे पहाड़ी इलाकों को छान मारती है, कौन यहाँ पे रहता है, कौन यहाँ पे नहीं रहता, कौन आता है, कौन जाता है, पूरी जानकारी लेती है पुलिस। तो होता क्या है दोस्तों, उस पहाड़ी के टॉप पर एक गणेश जी का मंदिर है, वहाँ पे लोग दर्शन करने आया करते हैं। तो पुलिस क्या करती है, उस गणेश जी के मंदिर पे जाके पहुँच जाती है। अब वहाँ पे देखते हैं कि गणेश जी के मंदिर पे कुछ लोग थे, भक्तगण थे, ये पूजा करने आते हैं। तो वहाँ पे वो पुजारियों से जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे कल परसों में कोई औरत आई थी, क्या उसका फ़ोटो दिखा के ये ऐसे ऐसे करके लड़की है, ये गायब हो गई। तो पुजारी कहते हैं देखिए यहाँ पे तो आते रहते हैं भक्तगण और इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। तो कोई बात नहीं, जैसे ही पुलिस वहाँ से आने लगती है तभी देखती है कि वहाँ पे मंदिर पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं। तुरंत पुलिस की नज़र उन CCTV कैमरों पे पहुँच जाती है। तो पुलिस वाले तुरंत पुजारी जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि CCTV कैमरे की फुटेज दिखवाइए। तो पुजारी बताते हैं कि CCTV कैमरे बहुत समय से ख़राब पड़े हैं। पुलिस वालों को उनकी बात पे विश्वास नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वो CCTV कैमरे की DVR को चेक करते हैं और उसके कैमरे को चेक करते हैं। तो पता चलता है कि DVR तो किसी ने पहले ही तोड़ रखा है, उसके अंदर हार्ड डिस्क वगैरह कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ जब कैमरों को चेक करने जाते हैं तो उनका तार कटा हुआ होता है, यानी कि किसी न किसी ने कुछ ना कुछ ज़रूर किया है।
यहाँ पे कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। तो पुलिस क्या करती है, उस मंदिर पे से जो 3 पुजारी होते हैं, मतलब वहाँ पे पूछताछ तो सबके साथ करती है, लेकिन जो 3 मुख्य पुजारी होते हैं जिनके ऊपर पुलिस को शक होता है, उन लोगों को पकड़ के थाने ले आती है। अब उनसे पहले तो प्यार से पूछा जाता है कि बताओ ये लड़की आई थी या नहीं आई थी। तो वो पुजारी क्या कहते हैं, साहब हमें नहीं मालूम ये लड़की आई थी नहीं आई थी, फलान हुआ था ढिकान हुआ था। लेकिन क्या होता है, वो हर बार जो है अपना बयान को बदल रहे थे। अब अपने बयान को बदल रहे तो पुलिस वालों को उनके ऊपर पक्का शक हो जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए ये लोग हमें बता नहीं रहे। तो पुलिस क्या करती है, उन तीनों पुजारियों के साथ थोड़ी सख्ती दिखाने शुरू करती है। अब जैसे ही सख्ती दिखाना शुरू करती है, तभी पंडित जी बोल पड़ते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। होता क्या है, ये लड़की जो है अपनी सहेलियों के साथ पहले भी इस गणेश जी के मंदिर पे कईयों बार जा चुकी है। तो 6 जुलाई की शाम को जब इसकी पति के साथ में लड़ाई हुई थी, तो ये लड़की अकेली ही इस गणेश जी के मंदिर पे पहुंच जाती है। उस शाम को वहाँ पे कोई भी नहीं होता ज़्यादा लोग, और वहाँ पे जाके बैठी बैठी रो रही होती है। तो पंडित जी आते हैं, वो कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, कैसे रो रही हो। तो लड़की क्या होती है, अपने दिल की सारी बात, मन में जो भी था वो सारी बातें पंडित जी को बता देती है। और वो कहती है कि मैं घर पे जाने की कह के आई हूँ, और घर पे जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो पंडित जी कहते हैं जब तक तुम्हारा मन हो यहाँ पे रहो, खाना पीना सारी व्यवस्थाएं हैं, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पे रहो। अब लड़की भी बेचारी पंडित जी की बात में आ गई। पहली बात तो ये है दोस्तों, कोई भी है किसी के ऊपर विश्वास करना अनिवार्य नहीं है, चाहे वो पंडित हो, चाहे मुल्ला काजी हो, चाहे कोई भी हो। घर के बाहर का इंसान है तो कैसे भी अकेली लड़की को विश्वास नहीं करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब शाम का समय होता है तो पंडित जी क्या करते हैं, उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था करा देते हैं। वो खाना पीना खा लेती है। तो लड़की तय करती है कि 2 या 3 दिन यहाँ पे रहेगी, उसके बाद में सीधे अपने पति के घर पे चली जाएगी। लेकिन क्या होता है, पंडित जी को शौक था भांग छानने का। अब पंडित जी क्या करते हैं, ये 3 पंडित होते हैं, आपको बताता हूँ। पंडित तो और भी थे, लेकिन 3 लोग होते हैं। इन तीनों की मिली भगत होती है कि ये लड़की बड़ी सुंदर है, ये हाथ से जानी नहीं चाहिए। तो क्या होता है, ये चाय में भांग मिला देते हैं। पहले तो पंडित जी खुद भांग छानते हैं, तो उसके बाद में चाय में भांग या कोई नशीला पदार्थ मिला के उस लड़की को पिला देते हैं। अब लड़की जैसे ही वो नशीला पदार्थ पीती है, उसके तुरंत बाद उसको नींद आने लगती है। नींद इतनी ज़ोर से आती है कि वो बेहोश हो जाती है। अब बेहोश होने के बाद में ये तीनों लोग बारी बारी से इस लड़की के साथ में बलात्कार करते हैं। और बलात्कार करते करते इन तीनों लोगों को भी इतना नशा हो जाता है कि वो उस लड़की की बगल में ही जाके सो जाते हैं। इनकी हैवानियत ये थी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही इस लड़की ने बताया था कि मैं अपने घर को छोड़ के आई हूँ, तो इनने पहले ही तय कर लिया कि इसको लड़की को यहीं पर रोक लो। और रोकने के बाद में इन्होंने तय किया कि कुछ भी हो इस लड़की को आज यूज़ करेंगे, चाहे कुछ भी हो। तो उन लोगों ने क्या किया, एक एक करके इसका बलात्कार किया, बाद में उसी के साथ सो गए। लेकिन जैसे ही 7 जुलाई की सुबह लगभग 4-5 बजे का समय होता है, उस लड़की को होश आ गया, यानी कि उसका जो नशा था वो कम हो गया और उसकी आंखें खुल गईं। अब जैसे ही उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसकी दोनों तरफ 3 लोग सोए हुए हैं। वो तीनों पंडित थे उसी मंदिर के, जो कि उसको खाना पीने की व्यवस्था कर रहे थे। तभी वो समझ गई कि कल शाम को मैं बेहोश हो गई थी और उसके बाद में इन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया है। सबको महसूस हो जाता है किसी के साथ गलत काम होता है तो। अब कोई बात नहीं, अब जैसे ही उस लड़की को ये चीज़ समझ में आई कि उसके साथ में कोई गलत काम हुआ है, तो वो वहीं पे शोर मचाने लग गई ज़ोर ज़ोर से। अब जैसे ही वो लड़की शोर मचाने लगी, तभी पंडित जी जाग जाते हैं और वो तीनों घबरा जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो ये नीचे जाके थाने में जाके बता दे कि हम लोगों ने इसके साथ में गलत काम किया है। उसके बाद पुलिस ले जाएगी और मार लगाएगी अलग से, और जेल होगी वो अलग। तो इन तीनों के मन में क्या आता है, इनको डर लगता है। अब डर लगता है तो ये लोग क्या करते हैं, उस लड़की को पकड़ लेते हैं, पहले समझाते हैं, लेकिन वो लड़की नहीं समझती। तो डर कुछ ज़्यादा लगने लगता है। इन्होंने कहा कि अगर ये लड़की यहाँ से चली गई तो हम नहीं बचेंगे। अब नहीं बचेंगे तो क्या होता है, इस लड़की के गले को दाबना शुरू कर देते हैं, और तब तक इस लड़की के गले को दाबा जाता है जब तक कि इस लड़की की मौत नहीं हो जाती। अब उस लड़की की मौत हो गई है, सुबह सुबह का समय है, अभी कोई भी मंदिर पे नहीं आ रहा। तो ये क्या करते हैं, चुपचाप से लेके जाते हैं उस लाश को और ऊपर पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। इनका मानना ये था कि उधर की साइड तो कोई आते जाते ही नहीं है भाई, जो यात्री आएंगे या भक्तगण आएंगे यहाँ पे दर्शन करेंगे, 2-4 फोटो खिंचाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे, उन्हें क्या पता नीचे कोई लाश पड़ी है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, वहाँ पे पहुँच जाते हैं बकरी चराने वाले। अब बकरी को थोड़ी ना फ़ोटो खिंचवाना,
या दर्शन करने, बकरी को तो अपना खाना खाना और निकल जाना। तो बकरी क्या है, चरती चरती उस लाश तक पहुंच जाती है और उस बकरी को ढूंढता हुआ वो चरवाहा जो होता है, जो बकरी को चराने वाला, वो बकरी को ढूंढता हुआ लाश तक पहुंच जाता है। तो पुलिस को बता देता है और अब जाके इस केस का खुलासा होता है। इन तीनों पंडितों के खिलाफ में चार्जशीट दायर कर दी गई है। उसके बाद में इनके ऊपर मुकदमा भी चालू कर दिया है कि इन तीनों ने गैंगरेप किया है, उसके बाद में उसकी हत्या की है। अब आ जाते हैं इधर, जो लड़की का पिता था उसने साफ साफ बोला है कि ये 3 पंडित तो हैं ही जिन्होंने गलत काम किया है, लेकिन इसके साथ साथ जो लड़की की सास है, उसका पति है, उसके परिवार के जितने लोग हैं वो सब इस हत्या के जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये लोग मेरी बेटी को दहेज के लिए मारा पीटा करते थे। इनसे परेशान होकर मेरी बेटी बार बार मेरे घर पे आया करती थी, लेकिन अब की बार मेरी बेटी मेरे घर पे नहीं आई, वो एक मंदिर में गई। उसने सोचा कि वहाँ पे उसे शांति मिले, उसे वहाँ पे मन की शांति मिले, लेकिन उसको मन की शांति नहीं मिली। वहाँ पे उसे मिली मौत, और उस मौत के जिम्मेदार इस लड़की के सास ससुर और उसके पति है। अब पति को जैसे ही पता चलता है कि उसकी पत्नी मर चुकी है तो बेचारे का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। वो अपने मुंह से कहता है कि हाँ लड़ाई होती तो है, लेकिन ऐसी कोई लड़ाई नहीं होती जितना कि मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब दोस्तों ये केस खुल गया है, ये सारी चीज़ हो चुकी हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आज से 3-4 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी जो कि रतलाम की थी। रतलाम में भी एक लड़की होती है, वो अपने पति से लड़के जाती है, वो रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाती है। वहाँ पे उसको एक बुढ़ा आदमी मिलता है, बुढ़ा आदमी उसको बेटी बना के अपने घर ले जाता है। वो उसको नशीला पदार्थ देता है, उसके साथ में वो रात को रेप करता है। जब लड़की को होश आता है तो वो शोर मचाती है। उसके बाद में वो बुढ़ा आदमी उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करता है और अलग अलग ट्रेन में जाके रखता है। ये सारी कहानियाँ जो हैं हम आपके मनोरंजन के लिए नहीं सुनाते, ये सारी कहानियाँ हम सुनाते हैं आपको सतर्क करने के लिए, ताकि आप भी कभी, या आपके साथ वाला कोई इंसान हो, वो कोई गलत काम कर रहा हो, या कोई महिला है वो अकेली जा रही है घर से बाहर, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जाना है तो उससे पहले अपने माता पिता को फ़ोन कीजिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप मुझे लेने आ जाओ। रात के समय पे गुस्सा होकर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी जान की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। घर के बाहर निकलते ही भेड़िया बैठे हुए हैं शिकार करने के लिए, और वो कब शिकार कर लेंगे ये किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों आज की कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और एक बात, ये कहानी सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, सिर्फ आपको सतर्क करना था। नमस्कार।